नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे थे और उन शक्तियों के अंतर्गत हम विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और कार्यकारी शक्तियों में एक बार चर्चा कर चुके हैं। वित्तीय शक्तियां और विधायी शक्तियों को हमने एक साथ लिया था। आज जो राज्यपाल की पावर है वो है इसकी वीटो पावर। तो सबसे पहले हम वीटो के बारे में जानेंगे कि वीटो क्या होता है। और जब आपने राष्ट्रपति पढ़ा था तो राष्ट्रपति जब हम लोगों ने पढ़ा था तो बहुत अच्छे तरीके से हमने कई प्रकार के वीटो पावर्स की बात की थी, जैसे कि आत्यंतिक वीटो क्या होता है, विशेषित वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है और जेवी वीटो क्या होता है। तो इन चारों वीटो के बारे में हम राष्ट्रपति वाले टॉपिक में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम इसकी वीटो पावर पर चर्चा करेंगे कि चलिए क्या होती है वीटो पावर। देखो, राज्य में हो या चाहे संघ में हो, अगर संसद कोई अधिनियम पारित करती है या राज्य विधानमंडल कोई अधिनियम पारित करता है तो उस अधिनियम को लेकर के राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो पावर्स होती हैं वो उसकी वीटो पावर्स होती हैं। वीटो पावर के अंतर्गत अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने या राज्यपाल ने किसी विधेयक को अनुमति दे दी, तो विधेयक को अनुमति दी तो वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। लेकिन अगर उस विधेयक को उसने अपने पास सुरक्षित रख लिया या पुनर्विचार के लिए लौटा दिया या उसको बिना कोई समय सीमा बताए संसद को या राज्य विधानमंडल को वापस नहीं लौटाया, तब वो क्या बन जाता है, जेवी वीटो बन जाता है। तो ये सारे जो प्रक्रियाएं हैं जितनी भी इस टॉपिक से संबंधित वीटो पावर से रिलेटेड, ये सब क्या कहलाती हैं, विधेयक से संबंधित वीटो पावर कहलाती हैं। तो हम राज्य के संदर्भ में देख रहे हैं तो राज्यपाल का जो वीटो पावर है इसको दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला है हमारा साधारण विधेयकों के संबंध में, साधारण विधेयकों के संबंध में। दूसरा है धन विधेयक के संबंध में वीटो पावर क्या क्या है। धन विधेयकों के संबंध में वीटो पावर और पहली साधारण विधेयक के संबंध में वीटो पावर। देखिए, इन दोनों में अंतर समझिए। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। देखिए, मान लीजिए ये कोई बिल है और ये बिल साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। इसका निर्धारण कौन करता है कि अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है, तो इसका निर्धारण कौन करेगा, जो उस सदन का कौन होगा, अध्यक्ष होगा। अगर मैं संसद के लेवल पर बात करता हूं तो संसद के लेवल पर किसी बिल को मनी बिल घोषित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ऐसा करता है। लेकिन राज्य के स्तर पर राज्य विधानमंडल में ऐसा काम कौन करता है, ऐसा काम करता है विधानसभा का अध्यक्ष। तो पहला पॉइंट तो आपको यही समझना है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा, निम्न सदन का अध्यक्ष करेगा। अगर संसद के मामले में बात की जाए निम्न सदन की तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्य विधानमंडल की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही समझिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो साधारण विधेयकों के संबंध में देखिए राज्यपाल को क्या क्या पावर्स है। पहली पावर तो उसकी यही है कि वो उस विधेयक को क्या करे, अपनी सहमति दे दे, और विधेयक को जैसे ही वो स्वीकृति देगा तो वो एक्ट बन जाएगा। क्या करेगा, स्वीकृति दे देगा, और जैसे ही वो स्वीकृति देगा किसी विधेयक को तो वो विधेयक क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसको एक बार और देख लीजिए। देखिए, विधानमंडल ने क्या किया, किसी बिल को पारित करके कहाँ भेज दिया, राज्यपाल के पास भेज दिया। अब राज्यपाल को क्या अधिकार होंगे, पहला अधिकार तो यही है कि वो उसको स्वीकृति दे दे, और स्वीकृति दे देगा तो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। दूसरा अधिकार तो यह है उसको रोक ले, तीसरा अधिकार ये है कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे।
तो यही उसकी क्या है, वीटो पावर है। तीसरा ये है कि वो ना तो सहमति दे और ना ही असहमति दे, और ना ही असहमति दे। इसका मतलब कि उसने उसको रोक लिया, तो ना ही तो उसने अपनी सहमति दी, ना ही असहमति दी। तो जब उसने स्वीकृति दी तब वो एक्ट बन गया, और जब उसको सहमति ही नहीं दी, ना असहमति दी, बताया ही नहीं कि मेरी क्या राय है इस पर, वो उसकी वीटो पावर हो गई। और जो पुनर्विचार के लिए भेजा वो उसका सस्पेंसिव वीटो हो गया, अर्थात निलंबनकारी वीटो हो गया। तो इसीलिए साधारण विधेयकों के संबंध में इसको क्या क्या अधिकार हैं, राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, वो देख रहे हैं अपन। तो देखिए, अगर इसने स्वीकृति दे दी तो वो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। दूसरा ये है कि वो उस विधेयक को स्वीकृति न देने की, या ये कह सकते हैं कि उसको स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है। क्या कर सकता है, विधेयक को स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है। और जब वो किसी विधेयक को रोकता है तो वो स्वयं नहीं रोकता, वो ऐसा करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और जब वो उसको रोक लेता है तो इस तरीके का जो वीटो होता है वो होता है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो। और आत्यांतिक वीटो का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ये बात आपको याद रखनी है। जब राज्यपाल किसी विधेयक को रोक लेता है या किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेता है तो वो उसकी आत्यांतिक वीटो कहलाती है। और वो राज्यपाल उस आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किसके हिसाब से करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। एक अधिकार यह है कि अगर विधानमंडल ने क्या किया, विधेयक को पारित करके कहाँ भेज दिया, राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो उसको कहाँ भेज दे, पुनर्विचार के लिए भेज दे। और जब वो पुनर्विचार के लिए भेजता है तो इस तरीके का जो वीटो होता है वो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो होता है, सस्पेंसिव वीटो होता है। तो यहीं पर एक बात याद रखना कि अगर राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए क्या भेजा है, किसी विधेयक को भेजा है, और राज्य के विधानमंडल ने उस विधेयक को पुनर्विचार करने के बाद में कहां भेज दिया, राज्यपाल के पास भेज दिया, तो राज्यपाल की यह बाध्यता होगी कि वो उस पर अपनी क्या करे, सहमति दे। तीसरी बात आती है, एक आर्टिकल आता है 200, यानी कि अनुच्छेद 200 के तहत वो किसी विधेयक को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो देखिए यहां पर एक चीज और आपको नोट करनी है कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो वो ऐसे कौन कौन से प्रावधान देखेगा उस विधेयक में जिससे वो उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा। तो देखिए, अगर किसी विधेयक में संविधान के खिलाफ कोई ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान का अतिक्रमण करते हैं, ठीक है, तो पहला तो हो जाएगा कि संविधान के खिलाफ ना हो वो विधेयक। अगर वो विधेयक संविधान के खिलाफ है तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। दूसरा ये है कि वो देश हित में ना हो या राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। क्या एकता व अखंडता उससे बाधित होती है तो इस तरीके के विधेयक को भी राज्यपाल क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। दूसरी बात आती है इसी के अंतर्गत जेबी वीटो की, कि वो किसी भी विधेयक पर क्या कर सकता है, ना तो अपनी सहमति दे और ना ही असहमति दे, अर्थात वो उसको रोक ले, ना सहमति और ना असहमति। ठीक है, तो इस तरीके का जो वीटो पावर होगा वो कौन सा कहलाएगा, जेबी वीटो कहलाएगा। और ये जो इसकी वीटो पावर का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 200 में किया गया है, जेबी वीटो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, ये आर्टिकल 200 के तहत आते हैं।
अब अगली बात आती है धन विधेयक के संबंध में कि धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं। तो सेम आ जाएगा, पहला वो स्वीकृति दे सकता है, और स्वीकृति दे देगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। देखिए धन विधेयक हमेशा, चाहे संघ के मामले में हो, संसद में भी अगर धन विधेयक पेश किया जा रहा है तो उसके लिए पहले से ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जा चुकी होती है। ऐसे ही राज्य में भी धन विधेयक अगर आया है तो धन विधेयक राज्य विधानमंडल में लाने के लिए क्या आवश्यक है कि राज्यपाल की अनुमति पहले से ली जानी चाहिए। तो धन विधेयक के मामले में राज्यपाल की अनुमति पहले से ली जा चुकी होती है, इसलिए वो उसको क्या कर सकता है, स्वीकृति दे सकता है। दूसरा है स्वीकृति रोक सकता है। और स्वीकृति रोक देगा तब क्या है, देखिए यहां भी उसने स्वीकृति को रोक लिया, अपनी स्वीकृति नहीं दी, तो ये जो वीटो होगा धन विधेयक के मामले में, ये भी कौन सा होगा, आत्यंतिक वीटो होगा। और आत्यंतिक वीटो का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। दूसरी बात आती है कि वो उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भी क्या कर ले, आरक्षित कर ले। ठीक है, और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा तो हो सकता है कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे, हो सकता है कि पुनर्विचार के लिए न लौटाए, और यह भी हो सकता है कि वो उसको अपने पास रख ले। ये राष्ट्रपति के अधिकार हो जाएंगे इसके अंतर्गत। दूसरा आता है कि धन विधेयक को कभी भी राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि धन विधेयक के लिए क्या किया जाता है, पहले से ही राज्यपाल की स्वीकृति ली जा चुकी होती है, इसलिए राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। दूसरी चीज कि धन विधेयक के लिए जब इसकी स्वीकृति ली जा चुकी होती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, तो ये उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे। इस बात को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेना। तो ये हो गई राज्यपाल की वीटो पावर। उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ याद नहीं करना है, इसमें बस ये रखना है कि अगर वो अपनी स्वीकृति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है, स्वीकृति रोक लेता है तो वो आत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है। दूसरी चीज, जब वो पुनर्विचार के लिए भेजता है तो निलंबनकारी वीटो होता है, एक और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, और जब वो सहमति दे न दे वो जेवी वीटो हो जाएगा। ऐसे ही धन विधेयक के मामले में बस धन विधेयक में एक अंतर है। क्या अंतर है कि वो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, जबकि साधारण विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। बाकी सारी चीजें सेम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो पावर आती है वो आती है हमारी कि जो राज्यपाल है उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्तियां क्या क्या होंगी, और उस अध्यादेश की जो अवधि है वो क्या होगी। तो राष्ट्रपति भी हम जब पढ़ रहे थे तो राष्ट्रपति के मामले में भी हमने अध्यादेश को पढ़ा था, और राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी वो थी अनुच्छेद 123, जबकि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 के तहत। कि अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो देखो अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश उसे कहते हैं कि जब विधानमंडल का या विधानमंडल जब सत्र में नहीं हो, सेशन में नहीं हो, या उसका सत्र नहीं चल रहा हो, और राज्य में कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाएं जिनके लिए तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, ऐसे मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राज्यपाल की, ये भी एक प्रकार की विधायी शक्ति है। ठीक है, जिस प्रकार से अन्य विधायी शक्तियां थीं उसी में से एक ये है, लेकिन इसका जो विस्तार है ये बहुत ज़्यादा है, इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी चीज़ ये आएगी कि कब किया जाएगा अध्यादेश जारी। पहला पॉइंट
देखिए, जब विधानसभा, अगर व्यवस्था एक सदनीय है तो विधानसभा सत्र में ना हो, वहां तो विधानसभा के लिए, और जब दोनों ही सदन हो, वहां दोनों सदन जब सत्र में ना हो, तो ऐसी परिस्थिति, यानी कि जब विधानसभा सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो जाए जिनके लिए तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो, तो उसके लिए राज्यपाल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये पावर इसको किस अनुच्छेद के तहत मिली है? अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि राज्यपाल किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो देखिए, राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जिन विषयों पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपकी कि कब करेगा। ये पॉइंट तो कहां से आया? ये पहला पॉइंट कि अध्यादेश कब जारी किया जाएगा? जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो या विधानसभा सत्र में ना हो, तो तब राज्य में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाएं जिनके लिए या राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि इनके लिए तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। किन विषयों पर करेगा? तो किन विषयों पर करेगा? तो उन विषयों पर करेगा जिन विषयों पर राज्य के विधानमंडल को क्या हो? कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो। तो दो पॉइंट निकल के आए हमारे यहां से। दूसरी चीज है कि अध्यादेश की जो पावर है वो क्या होगी। तो देखिए, जिस समय अध्यादेश जारी किया जाता है उस समय अध्यादेश का जो प्रभाव है वो वही होता है जो अधिनियम का होता है। क्या होगा? अध्यादेश का प्रभाव वही होगा जो अधिनियम का होगा। ठीक है, इसके प्रभाव की भी बात कर ली। और एक चीज और है यहां कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें अध्यादेश लाने के लिए अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अब एक बात ध्यान रखना, देखो, पहली चीज कि जो अध्यादेश राज्यपाल जारी करेगा इसकी जो अवधि होगी ये कितनी होगी और कब तक ये लागू रहेगा। तो पहली चीज आपको यहाँ यही याद रखनी है कि इसकी अवधि फिक्स नहीं है। यानी कि पहला तो ये हो सकता है कि अध्यादेश को राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है। अध्यादेश को राज्यपाल कभी भी वापस ले सकता है। अगला पॉइंट जो निकल के आएगा हमारा यहां से वो ये आएगा कि जब विधानमंडल का पुनः सत्र शुरू हो जाए, और पुनः सत्र शुरू हो जाता है
और सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर भीतर उसका क्या कर दिया जाए, अनुमोदन कर दिया जाए, तब वो अनुमोदन होने के पश्चात उसका संकल्प पारित होगा और संकल्प पारित होने के बाद में वो अध्यादेश अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कितना, तो जो अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है कि अगर कोई अध्यादेश राज्यपाल ने जारी किया है तो उस अनुमोदन के लिए कितने समय के भीतर, तो देखिए जब विधानमंडल सत्र में होती है या विधानमंडल का सत्र चल रहा होता है उस समय 6 सप्ताह के भीतर भीतर इसका क्या हो जाना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए या संकल्प पारित हो जाना चाहिए। अगर 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित हो जाता है वो अध्यादेश तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। दूसरी बात कि अगर 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को क्या नहीं किया जाए, खारिज करने का भी संकल्प पारित होना चाहिए। अगर उसको कानून नहीं बनाना है तो विधानमंडल को क्या करना पड़ेगा, 6 सप्ताह के भीतर उसको खारिज करने का संकल्प वो करना पड़ेगा। 6 सप्ताह के भीतर खारिज करने का भी संकल्प पारित कर सकती है। अगर उसको एक्ट नहीं बनाना है तो विधानमंडल क्या करेगा, 6 सप्ताह के भीतर खारिज करने का संकल्प पारित करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि अगर 6 सप्ताह की अवधि के भीतर ना तो उसे अनुमोदित किया गया है और जब अनुमोदित नहीं किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी कि 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन नहीं किया गया है या अनुमोदित नहीं किया गया है तो अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट थे इसकी अवधि को लेकर के। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 माह होती है। क्यों होती है अधिकतम, क्योंकि संसद या विधानमंडल का जो सत्र है वो वर्ष में 2 बार होना चाहिए, यानी कि हर 6 महीने में, साल क्या होती है 12 महीने की होती है, तो जब उसके कम से कम 2 सत्र होंगे तो 6-6 महीने का गैप होगा। तो जब तक संसद का सत्र नहीं चलता है तब तक वो उसकी अधिकतम अवधि 6 माह होगी। और 6 महीने बाद जब संसद का सत्र चलेगा या राज्य विधानमंडल का सत्र चलेगा तो उसकी न्यूनतम अवधि अगर हम मानी जाए तो यानी कि जब विधानमंडल किस में आ जाए, सत्र में आ जाए, तब उसकी अवधि कितनी होगी, 6 सप्ताह होगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थी हमारी अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एक पावर बचती है न्यायिक शक्तियां और एक पावर बचती है आपातकालीन शक्तियां। और ये भी देखेंगे कि इन दोनों में, राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में और आपातकालीन शक्ति में क्या डिफरेंस है। कुछ चीज़ों में हमें डिफरेंस लेकर के भी चलना है, उनकी शक्तियों में तुलना भी करनी है, क्योंकि कई बार तुलनात्मक अध्ययन पर सवाल आ जाते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। किस प्रकार से राज्यपाल, जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल से अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो उन शक्तियों की विवेचना कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में देखने को मिल जाते हैं। तो अगली पावर आती है इसकी न्यायिक शक्तियां। और देखिए न्यायिक शक्तियों की जो बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 161 में। तो अनुच्छेद 161 ये कहता है कि अगर राज्य विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है तो उस दोषी व्यक्ति के लिए राज्यपाल क्षमा दे सकता है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, उसकी सज़ा की प्रकृति को कम कर सकता है या बदल सकता है, या उसके दंड को माफ़ कर सकता है। ये क्षमादान शक्तियाँ होती हैं। लेकिन राज्यपाल केवल राज्य विधि के अंतर्गत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने राज्य द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया है, राज्य विधि के अंतर्गत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को, दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। क्षमा को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैरडन। और क्या कर सकता है, क्षमा के साथ साथ प्रविलंबन कर सकता है।
और प्रविलंबन को बोला जाता है रिप्राइव। ठीक है, इसके बाद में विराम यानी कि उसकी सजा को रोक सकता है, विराम को बोलते हैं रेस्पिट। और इसके साथ में परिहार और लघुकरण। परिहार को बोला जाता है रेमिशन और लघुकरण को बोला जाता है कम्यूट। ठीक है, दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की ये वाली जो शक्ति है ये किस प्रकार भिन्न है। राष्ट्रपति संघ के मामले में किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है और राज्यपाल केवल राज्य विधि के अंतर्गत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। दूसरी जो मुख्य अंतर है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सैन्य न्यायालय के तहत या कोर्ट मार्शल के तहत दोषी पाया गया है तो उसकी सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। ये पावर केवल राष्ट्रपति के पास है, ये राज्यपाल के पास नहीं है। दूसरा है कि राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति कर सकता है। मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसे मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है या सजा दी गई है तो उसे राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। ये जो पावर मिली है ये भारत के राष्ट्रपति को मिली है। दूसरी चीज ये आती है कि इसको माफ नहीं करेगा तो क्या करेगा, इसको स्थगित कर सकता है। बस ये हो गई इसकी न्यायिक शक्तियां या क्षमादान शक्तियां। एक पावर और बची अपनी आपातकालीन शक्ति। तो देखिए आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो कौन सी पावर्स होंगी कि ऐसी कंडीशन राज्य में उत्पन्न हो जाए जहां संविधान के अनुसार शासन चलाना मुश्किल हो जाए और राज्यपाल राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट भेजे तो राष्ट्रपति वहां क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन या आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत सिर्फ राज्यपाल को वो शक्ति मिली है कि जब राज्य का क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या वहां संविधान के अनुसार शासन चलाना असंभव हो जाए, तब ये क्या करेगा, राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या भेजेगा, रिपोर्ट भेजेगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने अनुच्छेद 356 के शक्ति के तहत उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देगा। दूसरी चीज है कि वो राज्यपाल की इस रिपोर्ट के अनुसार इमरजेंसी लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता है। दूसरी चीज ये है कि वो राज्यपाल की बिना रिपोर्ट के अनुसार भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। तो ये थी हमारी राज्यपाल से संबंधित कुछ पावर्स। और अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।